नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, हस्तरेखा, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व में प्रसारित एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। लोगों ने आजमाया है और अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है। आज भी हम आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण का एक ऐसा एपिसोड लेके आए हुए हैं कि जिससे कि आप यह जान सकते हैं कि हम कैसे अपनी जन्म पत्रिका का बेस्ट स्टोन जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जानकारी के बाद। दूसरा, हमें कौन-कौन से उपाय हमारे लिए होते हैं। बहुत से लोगों की कुंडली से हो सकता है मैच करे, ग्रह तो मैच करेंगे ही, तो ग्रह जनित उपाय साथ-साथ हम बताते रहेंगे। तो किस तरीके से कुंडली विश्लेषण किया जाता है और कैसे रत्न इसमें से निकलता है और कैसे उपाय निकलते हैं, यह चीज़ तो हम आपको बताएँगे। साथ ही साथ राहु ग्रह का एक दुर्लभ और ऐसा उपाय जो महापीड़ा के समय पे बड़ा आराम देता है, आपको हम बताएँगे राहु ग्रह जनित उपाय, लेकिन अंत में कुंडली विश्लेषण के बाद। क्योंकि तब तक बने रहिए, तब तक जानकारी प्राप्त करिए। कुछ न कुछ हम इसमें से जो कमज़ोर ग्रह होंगे, उनसे संबंधित उपाय आदि आपको समय-समय पे बताते रहते हैं। तो इसमें भी हम उन उपायों का वर्णन करेंगे। तो आज यह पत्रिका एक महिला की है, एक हमारी बहन है, उनका है। 21 अप्रैल 1980 और 6:30 का जन्म है शाम का, और बेंगलुरु का जन्म है, बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो इनकी जो राशि है कर्क राशि है, वह तुला लग्न है। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रह सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के लाभेश हैं और सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। यानी कि लाभेश होकर सप्तम भाव में उच्च का होना अति उत्तम है। यानी कि पति पक्ष को मजबूत बनाता है और इसके अलावा बहुत अच्छा व्यापार वर्ग, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार भी देखा जाता है यहाँ से दसम भाव से, और इससे तो स्थिति ऐसी है कि व्यापार से संबंधित योग ऐसा रहता है। और इसके अतिरिक्त लाभेश होने से जीवन में कभी भी हानि नहीं होती है, हर हमेशा लाभ ही जीवन में प्राप्त होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सूर्य के घर में बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु 4 ग्रह बैठे हुए हैं और काल सर्प दोष बना हुआ है। विषधर नामक काल सर्प दोष होता है एकादश और पंचम में केतु हो, और साथ में गुरु चांडाल दोष, अंगारक दोष, शनि और राहु का नंदी योग। तो ऐसा यहाँ पर को यह दोष कट जाता है। यहाँ पर को यह दोष एक प्रकार से अस्त यानी ध्वस्त हो जाता है। कारण इसलिए कि एकादश भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो, वह हमेशा शुभ फल ही देता है। एकादश भाव के साथ साथ कहा गया है कि तिष्ठे एकादशे सूर्यो तिष्ठे एकादशे भौमः तिष्ठे एकादशे शनौ तिष्ठे एकादशे राहु तिष्ठे एकादशे केतु सर्वारिष्ट निवारणार्थ। तो यहाँ पर को मंगल और शनि तो बैठे ही हैं, और राहु है सिर्फ गुरु ही गुरु छूटे हैं, गुरु बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर को जो इस तरीके का खराब योग है वह ध्वस्त हो जाता है और ग्रह अपना स्वाभाविक फल देते हैं। यहाँ पर को कोई योग के साथ फल यहाँ पर को बहुत कम प्राप्त होता है लाभ भाव में। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले ग्रह सूर्य की। तो सूर्य की स्थिति काफी अच्छी है जन्म कुंडली में। हो सके व्यापार में वृद्धि आदि के लिए या जीवन में सरकारी नौकरी या सरकार से भी लाभ रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो कि अपने घर में द्वितीय भाव में अपने घर में बैठा हुआ है, स्वग्रही है। चंद्रमा केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मजबूत हो, लाभ भाव में हो, तो सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी या सरकार से किसी न किसी तरीके का लाभ व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर को सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है। सूर्य प्रगति देता है, यानी कि समय समय पे उन्नति प्रदान करता है। तो सूर्य और यहाँ पर को शुभ स्थिति में है, चंद्र भी शुभ स्थिति में है। तो विवाह के बाद पति कुल को भी सूर्य जो है कि बड़ा मजबूत बनाता है, अच्छा पति कुल प्राप्त होता है, जहाँ पर को अपने पूर्व ससुराल से बेहतर यहाँ पर को मायका जातक का देखने में आता है। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं। चंद्र ग्रह की हमने बात कर ली। दसम भाव में चंद्र ग्रह हो तो जीवन में उन्नति प्रदान करता है, राजपद देता है, मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ यहाँ पर को वैभव व्यक्ति के पास सब कुछ रहता है। यश प्राप्त होता है, समय समय पे कोई कार्य करता है तो किसी व्यक्ति को यश प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर को चंद्र की स्थिति व्यक्ति को यश भी प्रदान करती है। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं। मंगल। मंगल जन्म कुंडली का धनेश है और सप्तमेश है और लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल की स्थिति भी एक प्रकार से सामान्य है, क्योंकि धनेश है
और धनेश का लाभ भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। धनेश यदि लाभ भाव में बैठेगा तो जीवन में कभी व्यक्ति के धन की कमी नहीं होती है। धन प्रचुर मात्रा में रहता है, कभी व्यक्ति के काम नहीं अटकते हैं धन के लिए। दूसरा सप्तमेश भी है। सप्तमेश यानी कि पति भाव का स्वामी भी है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर को पति से भी लाभ, पति की अपने ग्रह से पति को भी लाभ होना, यही दर्शाने वाला हुआ यहाँ पर को पति का व्यापार आदि जो भी रहेगा, नौकरी आदि, उसमें व्यक्ति को लाभ प्राप्त होने वाला हो, तो लाभ भाव में मंगल के होने से यहाँ पर को कोई ऐसा नहीं है कि अंगारक दोष से या वो हो गया, अंगारक दोष है, गुरु चांडाल दोष से ध्वस्त हो जाते हैं, एकादश भाव वो भाव है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जन्म कुंडली का भाग्येश है और व्ययेश है। इसके साथ साथ ही बुध ग्रह छठे स्थान पर बैठा हुआ है। बुध ग्रह नीचस्थ बैठा हुआ है, यानी कि नीच राशि में बैठा हुआ है। लेकिन छठे स्थान पर बैठना और नीच राशि में बैठना ठीक हुआ, किसी अच्छे स्थान पर बैठता तो उसे खराब करता। छठा स्थान रोग स्थान, रिपु स्थान और गुप्त स्थान कहा गया है। तो यहाँ पर को बुध का बैठना ठीक है कि शत्रुनाशक भी रहता है नीच का होने से, क्योंकि यहाँ पर को भाग्येश है ना, भाग्य और यहाँ पर व्ययेश है, तो शत्रुनाशक रोग नाशक तो रहता है, लेकिन जीवन में भाग्योन्नति आदि के लिए यह थोड़ा सा विलंबकारी होता है। देर से भाग्योदय होना या किसी भी कार्य में लेट लतीफ होना, या जो चीज हम चाह रहे हैं उसे देर से प्राप्त होना, वही भाग्योदय होता है। कोई चीज हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, भाग्य के सारे प्राप्त देर से हुई तो वो भाग्योदय है। तो बुध में ऐसा रहता है। और दूसरा शत्रुनाशक रोग नाशक होने के साथ साथ बुध यहाँ पर को बीमारी, कोई ऐसी गंभीर बीमारी भी व्यक्ति को देता है जो व्यक्ति के पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि इसके पीछे ऐसा है कि शुक्र भी देखो, अभी बात करेंगे, अष्टम स्थान में स्वग्रही है। तो यहाँ पर को नीचस्थ बुध हेतु किन्नर को दान करना चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध भाग्येश भी है। जब ऐसा हो रहा हो, हमारे कार्य में लेट लतीफ हो रहे हो, भाग्य भी सहारा दे रहा हो लेकिन देर से दे रहा हो और हमें जल्दी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बुध को पकड़ लेना चाहिए। बुध ग्रह से संबंधित उपाय बहुत अच्छे अच्छे उपाय है। गौ माता की सेवा बहुत अच्छी है, प्रतिदिन गौ माता को हरा चारा खिलाइए। इसके अतिरिक्त पक्षियों को आप दाना दे दीजिए। इसके अलावा मछली को आप दाना दे दीजिए, तोतों को आजाद करा दीजिए। भगवान गणेश को प्रतिदिन 2 दूर्वा चढ़ाइए या 2 से ज्यादा दूर्वा चढ़ाइए, और एक माला गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः की करिए। भगवान गणेश का ध्यान करिए, गणेश स्तोत्र, गणेश कवच आदि का पाठ करिए। तो और किन्नर जब भी मिले उनको दान करिए। किन्नर को 5 चीजों का दान किया जाता है, पूर्व हमने एपिसोड बनाया है, उसमें देख लीजिए। किन्नर को दान करके गायत्री ज्योतिष केंद्र में आपको 2 एपिसोड मिलेंगे, ऐसे आप उनको दान करिए। तो इससे क्या है कि बुध ग्रह आपके लिए प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पर को बात आएगी कि यार भाई हम बुध ग्रह का रत्न क्यों ना धारण कर लें। बहुत से लोग ये कहेंगे पन्ना, देखो पन्ना पहनेंगे, पन्ना बहुत कॉस्टली रत्न है। अगर अच्छी क्वालिटी का पन्ना होगा, टॉप क्वालिटी का, तो पन्ना थोड़ा बहुत रिजल्ट कुछ समय के लिए देगा। कारण इसलिए कि यही बुध अगर यहाँ पंचम में होते, यही बुध केंद्र में यहाँ पर को बैठ जाते सूर्य के साथ, बुधादित्य को बनाते, तो पन्ना कहीं ना कहीं फायदा देता। अब बुध की स्थिति क्या है, एक जगह पे तो बहुत मजबूत स्थिति है भाग्य, इसलिए कि दूसरी जगह पे व्यय स्थिति तो है, और इसके साथ साथ ही छठे स्थान पर नीचस्थ बैठा हुआ है। तो इसका हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होना है। हाँ, बुध ग्रह एक चीज है, बहुत बड़ी विपदा को छोटे अपने ऊपर ले लेता है, छोटे में तब्दील कर देता है। तो इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या हम ये चाहेंगे कि यार पन्ना पहनेंगे तो हमें भाग्योदय हो जाएगा? हाँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी का पन्ना कहीं ना कहीं बड़ा लाभ दे सकता है, वो भी कुछ समय के लिए। किंतु जो एक स्थायी लाभ है, वो स्थायी लाभ उसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि वो व्ययिस भी है, और दूसरा खराब स्थान पर गया हुआ है और नीचस्थ हो गया है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यानी कि व्ययेश हैं, सॉरी षष्ठेश हैं, और इसके साथ साथ ही तृतीयेश हैं, और यहाँ बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। तो गुरु की स्थिति भी पूजनीय है, पूजनीय है गुरु, क्योंकि गुरु कुल रूप देवता के रूप होते हैं। हमें हम जो हमारी शक्ति जो हमारे साथ कार्य करती है उसके रूप वो रहते हैं, उसके देवता माने जाते हैं। घर के भीतर के देवता माने जाते हैं, घर के भीतर। तो इसलिए गुरु पूजनीय है, कारण इसलिए कि गुरु तृतीय से पराक्रम के स्वामी है, हिम्मत के स्वामी है। नहीं तो गुरु हिम्मत तोड़ देंगे। छठे स्थान षष्ठेश है, रोग रिपु भाव के स्वामी है। ऊपर से बुध उनका शत्रु उनके साथ घर में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो परेशान करेगा। तो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु कारक, गुप्त रोग कारक, कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाले। इसके अलावा राजकाज में एकदम से उन्नति नहीं देने वाले, जहां पर हमें प्रमोशन आदि मिल रहा है वहां पर किसी और को प्राप्त हो जाना, ये चीजें जो कि भाग्य भी डाउन है, इसके ये चीजें ये करना। इसके अलावा लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में उनकी स्थिति क्या है कि भाई शनि और राहु भी है वहां पर को, राहु के साथ गुरु चांडाल दोष है।
अब राहु ने 2-3 योग अच्छे बनाए, राहु ने नंदी योग बनाया हुआ है, और होने के लिए तो राहु ने अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष भी बनाया है। तो यहाँ पर सारे योग ध्वस्त हो गए हैं, तो ग्रह अपना स्वाभाविक फल देंगे। अब वो स्वाभाविक फल क्या देते हैं कि एक तो षष्ठेश है, क्या षष्ठेश का स्वाभाविक फल देते हैं, और दूसरा तृतीयेश है, और बैठे लाभ भाव में है। लाभ दे सकते हैं, गुप्त तौर पे लाभ दे सकते हैं, पराक्रम वृद्धि से लाभ दे सकते हैं, बशर्ते कि उनसे संबंधित उपाय किया जाए। अब उनसे संबंधित उपाय में गुरुवार का व्रत उपवास है, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के नियमित जाप है, श्री विष्णुवे नमः मंत्र का नियमित जाप है, तुलसी का एक पत्ता प्रतिदिन भगवान विष्णु को अर्पित करना, घर में देवताओं में या भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने अर्पित करना, ये एक बहुत अच्छा उपाय है गुरु ग्रह के लिए। अब इस यहाँ पर रत्न धारण की राय तो हम दे नहीं सकते कि भाई आप पुखराज पहन लीजिए, क्योंकि गुरु होने के तो लाभ में है, लेकिन खराब भाव के स्वामी है। तो गुरु ग्रह जनित उपाय, घर में हर पूर्णमासी के दिन या किसी गुरु पूर्णिमा के दिन घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा आदि कराना, ये बड़े उपाय है, छोटे टोटके वाले उपाय नहीं है। उनको बुलाना, उनको पीली वस्तुओं का दान देना, और बृहस्पतिवार के दिन केला है नहीं खाना है, पीली चीजों का सेवन नहीं करना है, उस दिन अर्पित होती है, उस दिन बिना हल्दी के भोजन करना है। तो ये चीजें यदि व्यक्ति करेगा तो अपने आप ही लाभ उसको प्राप्त होएगा। तो गुरु पूजनीय है, क्योंकि यहाँ पर वो गुरु चांडाल दोष भी बना हुआ है, कभी कभी बुद्धि घुमा देंगे। जब राहु प्रभावी होगा तो उस समय पे मतलब क्या कहते हैं, बुद्धि घूमने में देर भी नहीं करेंगे, क्योंकि राहु केतु तो ऐसे है कि ये छाया ग्रह है ना, छाया डालेंगे, अन्य ग्रह तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी छाया से अन्य ग्रह प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन तब भी राहु खराब फल नहीं देंगे यहाँ पर को। लेकिन दशा, अंतरदशा, गोचर दशा में कहीं अत्यंत सब जगह से खराब हो गए और जातक को पता ही नहीं है कि भाई मेरे खराब हो रहे हैं और कुछ कर नहीं रहा है, वो और इधर उधर ही लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में खराब फल वह दे सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के लग्नेश है, यानी तनु भाव के स्वामी, शरीर के स्वामी, घर परिवार के स्वामी, घर के अंदर के स्वामी, और दूसरा अष्टमेश भी है और अष्टम भाव में बैठ गए। तो ये शुक्र की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, घर परिवार से व्यक्ति के मतभेद, दूसरा अपने स्वास्थ्य से हमेशा चिंतित रहना, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, पेशाब संबंधित, गुप्तांग संबंधित प्रॉब्लम देना शुक्र का, और दूसरा सीजर संबंधित, ऑपरेशन संबंधित कोई योग बना देना, शरीर में लिक्विड पानी की कमी से संबंधित रोग का होना या पानी की कमी हो जाना, शरीर का सूख जाना, बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं लगना, ये शुक्र की विशेषता यहाँ पर को रहती है। लग्नेश भी है और अष्टमेश होकर अष्टम में ही बैठे हुए हैं अपने घर में। तो इसलिए शुक्र ग्रह पूजनीय है। शुक्र ग्रह हेतु अ, शुक्रवार का व्रत उपवास किया जा सकता है, नवरात्रि व्रत पूजन किए जा सकते हैं, ये बड़े ठोस उपाय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर को देखा जाए तो फिरोजा रत्न, रत्न ही, डायमंड तो नहीं, क्योंकि लग्नेश है, डायमंड नहीं, लेकिन फिरोजा रत्न यहाँ पर को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह जनित बहुत से उपाय हमने बताए हुए हैं, उनको आप कर सकते हैं। लेकिन जो ठोस उपाय है यही उपाय है कि उसका उपवास किया जाए, उस मंत्र का, उसका मंत्र जाप किया जाए, हो सके तो अपनी आर्थिक कंडीशन अच्छी है तो ग्रह का जाप कर लिया जाए, और उसके दशांश हवन कर दिया जाए, दान दे दिया जाए, वो सबसे बड़ा उपाय होता है। उसके बाद व्रत उपवास किया जाए, वो बहुत बड़ा उपाय होता है। उसके बाद अन्यत्र जो उपाय है, जो टुटके उपाय कहते हैं हम जिन्हें, जो कि छोटे छोटे होते हैं, सरल होते हैं, व्यक्ति उनको करे तो बहुत अच्छा लाभ देखने में आता है। तो ऐसे उपाय हम बहुत आप लोगों के लिए लाए हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई इसमें से भी एक और ठोस उपाय कि उसका रत्न तो धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अष्टम में है, अष्टम में एक्सीडेंटल योग बना देगा, किंतु उपरत्न फिरोजा, वो भी ग्रीन कलर का, अगर फिरोजा पहना जाए, क्योंकि बुध भी नीचस्थ है, और हल्का हरा कलर का भाग्य उससे भी टच में मैच हो जाएगा, क्योंकि शुक्र बुध की युति महालक्ष्मी योग बनाती है, लक्ष्मी योग, धन योग बनाती है, तो मैच हो जाएगा तो भाग्येश को भी बल मिलेगा। तो फिरोजा रत्न धारण अवश्य करना चाहिए, जो कि काफी लाभप्रद रहेगा। और शुक्र ग्रह जनित उपाय जो हम बताते हैं यूट्यूब पे, पूर्व में बताए गए हैं, आगे को भी लाते रहेंगे, उनको अवश्य कर लीजिए, क्योंकि वो ज्योतिष के ठोस उपाय है, ज्योतिष के सिद्ध उपाय हैं। अब बात आती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह जन्म कुंडली के चतुर्थेश है, पंचमेश है, और लाभ भाव में बैठे हैं, कारक हो ग्रह होकर लाभ भाव में बैठे हैं। शनि ग्रह की स्थिति कोई खराब नहीं है, शनि ग्रह के साथ कोई छेड़खानी भी नहीं करनी है, क्योंकि उनकी देखी जाए तो सब ग्रह के साथ एक प्रकार से अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, सिवाय जिस घर में वह बैठे हैं उसके साथ शत्रुता, क्योंकि सूर्य के साथ शत्रुता है, उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि लाभ भाव में कभी भी कोई ग्रह खराब फल नहीं देता है। शनि राहु का नंदी योग अच्छा माना जाता है। शनि बृहस्पति भी सम सामान्य रहते हैं, लगभग लगभग बहुत कम ही शत्रुता इनमें देखने में आती है।
और शनि मंगल का योग भी लगभग समी ही रहता है, कम शत्रुता देखने में आती है। तो शनि की स्थिति अच्छी है। शनि पैतृक तौर पर लाभ तो देता ही देता है, अच्छी बुद्धि आदि भी प्रदान करता है। तो शनि के साथ कोई छेड़खानी ना करते हुए, जब कभी 7.5 आदि आए या कोई ढैया आदि चल रही हो, जैसे इस समय पे ढैया चल रही है कर्क राशि में, तो ऐसी परिस्थिति में शनि ग्रह जप दान पूजन आदि कर लेने चाहिए। पीपल पूजा बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। पीपल के समीप पे दीपक जलाना तिल के तेल का, और वहां पर को जल चढ़ाना, शनिदेव की परिक्रमा करना, और लूला लंगड़ा कोढ़ी साधु सन्यासी अपाहिज जो बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, इस तरीके के जातक पर पात्र लोग होते हैं उनको दान देना, काला कौवा काला कुत्ता इनको रोटी आदि खिला लेना, ये काफी उपाय शनि के लिए किए जा सकते हैं जब ऐसी स्थिति हो और शनि ग्रह से संबंधित उपाय कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा हो। जैसे प्रॉपर्टी आदि का व्यक्ति कार्य करता है, इसके अलावा कोई बड़ा व्यापार है उसका, वहां पर भी चतुर्देश, क्योंकि सुख में जहाँ कमी होगी वहां शनि आएंगे। आपके ठाट बाट में जहाँ कमी हो रही है तो क्योंकि ठाट बाट के स्वामी है, तो उस समय पे आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए, और जब दान करना अत्यंत शुभ प्रदायी रहता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं और काल सर्प दोष का निर्माण किया गया है। विस्तर नामक काल सर्प दोष बनाया है। विस्तर नामक काल सर्प दोष खराब रहता है। व्यक्ति को काल सर्प दोष पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। काल सर्प दोष पूजन की कई विधियां हैं, सरल विधि भी है आत्म और जटिल विधि भी है, और विशेष तौर पर इसका जो पूजन होता है काल सर्प दोष पूजन, वो अवश्य करवा लेना चाहिए। नाग नागिन के माध्यम से भी होता है, और एक बड़े नाग, एक हाथ के बराबर के नाग के बराबर का भी होता है, उसको एक ही नाग बना के काल सर्प दोष पूजन। तो उसमें यह जो पूजन रहता है शिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन पर्वों में करना इसको शुभ माना जाता है। तो इन पर्वों में करके काल सर्प दोष की शांति होती है। वैसे विशेष तौर पर नासिक पे और उज्जैन महाकाल में लोग करके आते हैं, तो वहां से भी इसमें शांति प्राप्त होती है। उसके पश्चात भी अगर अपना मन नहीं मानता हो तो करवा सकते हैं अपने नजदीक के किसी शिव जी के मंदिर पे, किसी अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से, या पंडित जी के माध्यम से। ज्योतिषी और पंडित जी होंगे तो वो काफी अच्छी जानकारी रखेंगे, क्योंकि उनको पत्रिका का अनुभव रहेगा। तो उनके माध्यम से काल सर्प दोष पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त शिवरात्रि का उपवास अवश्य करना चाहिए, नाग पंचमी का उपवास अवश्य करना चाहिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास अवश्य करना चाहिए, और शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर काल सर्प दोष से बचना है तो शिव जी की शरण में चले जाना है। रोज शिव जी को जल दे सकते हैं। नजदीक में अगर शिव जी का मंदिर है तो सोने पे सुहागा, दूर है तो सोमवार या महीने के एक सोमवार में देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये विषधर नामक काल सर्प दोष है। विषधर यानी कि विष के समान व्यक्ति को तड़पाना शुरू करता है। आदमी को सब कुछ प्राप्त होएगा लेकिन तब भी अंदर से वह विष के समान तड़पेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव में केतु की। पंचम भाव का केतु काल सर्प दोष तो है ही है, बना रखा है, किंतु यह भी कोई जीवन में जैसे एजुकेशन है उसमें रुकावट पैदा करना, संतान से संबंधित चीजों में दिक्कत पैदा करना, और भी कई प्रकार के फल देता है। बुद्धि भ्रमित कर देना, यह केतु का फल माना जाता है। तो यह मेन भाव में बैठा है। त्रिकोण भाव में बुद्धि जैसी होगी हम वैसा ही कार्य करेंगे। हम अपने जीवन में उतना ही धन कमा सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि हमारे जितनी दूर तक जाएगी। अगर हमारी बुद्धि का सोच है कि भाई हम 50,000 तक का ही काम करें तो हम 50,000 तक का ही काम करेंगे। बुद्धि कहेगी नहीं लाख तक का काम करना है तो व्यक्ति लाख तक का काम करेगा। अपने आप ही उस ओर जाएगा, मार्ग ढूंढेगा, मिलेगा, देर लगेगी, ये व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है। ये सब केतु देता है। तो इस जन्म कुंडली के प्रमुख कारक ग्रह में भी केतु आ रहे हैं। कारक ग्रह अगर वैसे अगर हम देखा जाएगा तो जन्म पत्रिका में जो सामान्यतः देखते हैं आजकल के वो, तो उसमें बुध, शुक्र और शनि और चंद्र आएंगे। तो अब इसमें बुध की स्थिति तो अत्यंत कमजोर है, इसके लिए उपाय ही कार्य करेंगे, कोई रत्न आदि कार्य नहीं कर सकता है, तो ये वैसे भी कमजोर स्थिति में है। चंद्रमा वेल स्थिति में है, राशि का स्वामी है, अपने ही घर में बैठा है, कोई निश्चिंत है। शुक्र आपके कमजोर हो चुके हैं, यहाँ बैठे हैं। शनि सामान्य स्थिति में है, फिर भी घिरे हुए हैं। अकेले होते तो अलग बात थी, लेकिन शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो केतु शनि के घर में बैठे हुए हैं, केतु शनि में आपस में मित्रता रहती है, तो केतु एक प्रकार से कारक है। तो इस जन्म पत्रिका में यदि फिरोजा रत्न के साथ लहसुनिया रत्न यदि धारण किया जाएगा तो एक पत्रिका में जो ग्रह है वो अपना फल देना शुरू कर देंगे, यानी कि चमत्कारिक सुख फल जातक को मिलना शुरू हो जाएगा। काल सर्प दोष हटेगा, ग्रह घूमना शुरू होंगे। राहु केतु एक ही होते हैं। अगर आप केतु का रत्न धारण करते हैं तो यहाँ से राहु मार्ग देंगे, ये ग्रह आगे को बढ़ेंगे। जो ग्रह जा रहे हैं ये एक प्रकार से बंद हो जाते हैं।
तो इनमें से एक का रत्न काल सर्प दोष में अवश्य धारण करना चाहिए। और कहीं कहीं परिस्थिति में नहीं भी होता है तो कम रत्ती कैरेट का भी धारण किया जा सकता है, नहीं तो यंत्र बनाकर धारण तब भी किया जाता है। तो ये तो अलग परिस्थिति है। तो यहाँ पर को तो धारण किया जा सकता है केतु का रत्न, तो अवश्य ही केतु का रत्न धारण करने से हर प्रकार का लाभ देखने में आएगा जीवन में। तो हमारे जो ज्योतिषीय निष्कर्ष के अनुसार इन जातक को न पन्ना की जरूरत है, न नीलम की जरूरत है, न डायमंड की जरूरत है, न मोती की जरूरत है। ये इनके लिए व्यर्थ रत्न है। इनके लिए यदि पहनाया जाए तो इनको एक ग्रीन कलर का फिरोजा, जिसे निशापुरी फिरोजा कहा जाता है, हल्का हल्का ग्रीननेस लिए हुए होता है। दूसरा लहसुनिया रत्न। और इसके अतिरिक्त जो हमने उपाय बताए, उन उपायों को व्यक्ति करे नियमित तौर पर, तो व्यक्ति की तकदीर बदल जाएगी। नियमित तौर पर 3 महीने भी अगर व्यक्ति कर लेता है, चलता है उस क्रम में, वो खुद ही उसका विश्वास बढ़ेगा, वह खुद आगे को मतलब क्या कहते हैं चीजों को करना चाहेगा। तो ये नवग्रह एक सामान्य विश्लेषण था। इसके अतिरिक्त और भी विस्तृत विश्लेषण होता है। तो वर्तमान में केतु की दशा चल रही है। देखिए केतु का रवि रत्न पहना जाए 2018 से चल रही है, 25 तक पंचम भाव में बैठे, ऐसी बुद्धि देते कि बैठे बैठे व्यक्ति पैसा कमा लेता। जहां भी जाता तो जहां पर उसको 100 रुपये कमाने की उम्मीद है वहां 200 कमाता, जहां 200 की उम्मीद है वहां 500 कमाता, जहां 500 की उम्मीद है वहां 2000 कमाता, क्योंकि अभी दशा उसमें चल रही है केतु की, 2025 तक है। अभी जहाँ तक के समझने में बात है। इसके बावजूद केतु शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र की महादशा तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा कुछ कमजोर रहेगी, क्योंकि अष्टम शुक्र है। तो पहले से ही शुक्र ग्रह जनित उपाय, रत्न धारण, फिरोजा आदि, तो ये चीजें कर लेनी चाहिए। और बाकी जानकारी अपने गुरुजी आदि से भी यह प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आगे को अभी 25 के बाद शुक्र की महादशा है तो समय है, तो उस समय पे तक व्यक्ति कर सकता है। शुक्र ग्रह जनित अभी से उपाय करे तो शुक्र की दशा लग्नेश की दशा है, अच्छा फल देगी। लग्नेश की दशा भी भले ही अष्टमेश भी क्यों ना हो, अष्टमेश भी समंदर पार का स्वामी होता है, विदेश से लाभ दे देता है। कभी अकाट्य मृत्यु, जो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं उनको कम उसमें वो कर लेता है, कई चीजों का लाभ मिलता है। तो शुक्र की आराधना की जा सकती है। तो ये जन्म कुंडली विश्लेषण था। तो कैसा लगा हमें जरूर आप बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, हम जो कह रहे थे कि राहु ग्रह जनित उपाय। राहु ग्रह की पीड़ा जब हमें आराम नहीं मिल रहा हो, हर उपाय हमारा फेल हो गया हो, सारे उपाय हमारे निरर्थक व्यर्थ जा चुके हों, तो उस परिस्थिति में कहा गया है कि आप सफाई कर्मचारी को झाड़ू का दान करें और अपने घर के झाड़ू को छुपा कर रखें। वो इसलिए कि को राहु ग्रह का जो वास होता है वो गंदे स्थानों, सफाई, ये गंदगी आदि जहाँ पर रहती है, कूड़ा करकट आदि वहां पर वो रहता है, और शमशान आदि में रहता है। तो क्या होता है, सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं तो साफ जगह को करते हैं, तो उनका जो प्रिय हथियार है, सफाई कर्मचारी के प्रिय जो वस्तु है वह है झाड़ू। तो यदि उनको झाड़ू प्रदान किया जाए और वह साफ सफाई में उसका इस्तेमाल करे, तो इससे भी राहु ग्रह पीड़ा जो रहती है उसमें लाभ मिलता है। राहु ग्रह एकदम से चमत्कारिक फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु ग्रह का वास तो वहां पर है, लेकिन वो गंदगी चाहते नहीं है। उन्हें तो वो दिया गया है, उनका स्थानीय उनको जगह ही वहीं पर मिली हुई है कि गंदगी में, लेकिन वो कभी गंदगी चाहते नहीं है। तो इसलिए जो साफ सफाई आदि रखता है राहु ग्रह, उस पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। और दूसरी बात, घर के झाड़ू को जब राहु ग्रह पीड़ा सता रही हो तो घर के झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र में उसको ना आने दें। इससे भी बड़ा लाभ मिलता है। और बाद में उसको जब वह घिस आदि जाए किसी शमशान के पास, या किसी कचड़े के डब्बे आदि में, नहीं तो किसी वृक्ष के, सूखे वृक्ष के आदि समीप जंगल में उसे छोड़ा जा सकता है। विशेष तौर पर शमशान आदि के पास समीप उसको छोड़ना उचित रहेगा, जिससे कि लक्ष्मी आदि का वास भी बना रहे और राहु ग्रह की पीड़ा आदि में भी कोई में शांति मिले, कोई परेशानी हमें देखने में ना आए। तो बहुत सरल सा उपाय था कि सफाई कर्मचारी को झाड़ू प्रदान करें राहु ग्रह पीड़ा हेतु, और स्वयं के झाड़ू को छुपा कर रखें, किसी की नजर में ना आने दें। यह उपाय राहु ग्रह जनित। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, जैसी भी थी हमें तो बहुत अच्छी लगी। यदि आप लोगों को भी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ज्योतिष की जानकारी हमारी हो, किसी की भी हो, काम ही आती है।
तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।